नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीवेल्दी हेल्प लाइव सेशन में, जहां पर आपके म्यूचुअल फंड निवेश से जुड़े सवालों के जवाब बहुत ही सरल और आसान शब्दों में देने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ हैं विरल भट्ट, जो कि फाउंडर हैं मनी मंत्रा के। बहुत बहुत स्वागत है विरल, कैसे हैं आप? बढ़िया। शुक्रिया स्वाति जी, शो में बुलाने के लिए। क्या चल रहा है जिंदगी में? सब एकदम बढ़िया? एकदम बढ़िया, सब सही चल रहा है। हेलो, गुड है। चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। आगे बढ़ने के पहले लेकिन अगर आपको ऑडियो वीडियो सब सही आ रहा है तो नीचे एक थम्स अप दे दीजिए, बता दीजिए मुझे कि सब सही है। ऑलराइट, एंड से हाय टू विरल आल्सो। आप लोग हाय हेलो करते नहीं, सीधे धड़ 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 सवाल भेजना शुरू करते हैं। चलिए पहला सवाल लेते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन है अभी मेजर राहुल वर्मा जी का। जय हिंद सर। इंडियन आर्मी में है और इनके पोर्टफोलियो पर आपकी राय चाहते हैं। क्विकली पोर्टफोलियो पढ़ देते हैं आप सभी के लिए। यूटीआई मिड कैप में 5,000 की एसआईपी, यूटीआई फ्लेक्सी कैप में 5,000 की एसआईपी, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी में लमसम है 2.8, मोतीलाल ओसवाल एसएनपी 500 में भी लमसम है, मोतीलाल ओसवाल एफओएफ नैस्डैक 100 में भी 1 लाख का लमसम है। अब मजे की बात इनके पोर्टफोलियो में क्या है, इनके पास आदित्य बिरला पीएसयू फंड में 8 लाख रुपए हैं। यहां से ये 30,000 की एसडब्ल्यूपी कर रहे हैं विरल, और ये 30,000 में से 10,000 जा रहे हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में एज एसआईपी, क्वांट स्मॉल कैप में 10,000 की एसआईपी, और मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड में 10,000 की एसआईपी। तो ये एक तो स्ट्रैटेजी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आदित्य बिरला पीएसयू फंड से पैसे निकाल के और ये बाकी 3 में एसआईपी करना, वो स्ट्रैटेजी कैसी है? किस चीज को ख्याल में रखते हुए? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को ख्याल में रखते हुए। और दूसरी बात कि 8 से 10 करोड़ रुपए जोड़ना चाहते हैं कि अगले 10 साल में, तो वो क्या टारगेट पूरा हो पाएगा कि नहीं। तो सबसे पहले पोर्टफोलियो पर राय। एक ही फंड के अधिक स्कीम्स दिख रही है पोर्टफोलियो में? राइट 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 स्वाति। एएमसी वाइज देखे तो दो एएमसीज ऐसे हैं जिन्होंने उन्होंने दो फंड्स इन्वेस्ट किए हुए हैं। जी। यूटीआई में, और यूटीआई मिड कैप लिया है, यूटीआई फ्लेक्सी कैप लिया है। हम्म। राइट, मोतीलाल का एसएनपी 500 और नेस्डेक 100, तो दो ग्लोबल फंड्स हैं। तो एएमसीज और वाइज एक और भी भी है मोतीलाल का ना, एक डिफेंस फंड भी हाँ, तीन है। डिफेंस फंड तीन भी है, तीन फंड। फंड्स हो गए। राइट, तीन फंड्स हो गए मोतीलाल के। जी। तो एएमसीज में, एक ही एएमसीज में कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क ज्यादा हो गया है। और बहुत बार ऐसा होता है, हम हमेशा कहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो एएमसीज वाइज और कैटेगरी वाइज, एक अलग अलग एएमसीज के फंड्स, अलग अलग कैटेगरी के फंड्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। तो हम्म। यहाँ से मैं उनको सजेस्ट ये करूंगा कि यूटीआई के मिड कैप में से निकल जाए। ऑलरेडी एक फ्लेक्सी कैप है पराग परिक का, तो वो कंटिन्यू करिए। यूटीआई मिड कैप में से निकल जाए, मोतीलाल एसएनपी 500 में से निकल जाइए आप। और मोतीलाल का डिफेंस फंड है, वो भी एक थीमेटिक और कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क वाला फंड है, तो उसमें से भी मैं निकलने की सजेशन दूंगा उनको। ओके। तो आपने कहा कि यूटीआई से भी निकलना है, मोतीलाल में भी एक रखना है इंटरनेशनल फंड, और आप जो डिफेंस वाला फंड है मोतीलाल का वो भी निकलना है। ओके। तो इसके बदले कुछ ऐड भी करना है या फिर सिर्फ निकलना ही है? डेफिनेटली ऐड की गुंजाइश यहाँ पे है पोर्टफोलियो में, कि कैटेगरी वाइज देखें तो एक मल्टी कैप फंड को ऐड कर सकते हैं। हम्म। राइट, निपॉन का मल्टी कैप फंड वो ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। एक लार्ज एंड मिड कैप फंड ऐड कर सकते हैं, टाटा का लार्ज एंड मिड कैप फंड है, हम्म। वो ऐड कर सकते हैं। और एक वैल्यू फंड अगर ऐड करना है तो डीएसपी का एक वैल्यू फंड है, वो उनके पोर्टफोलियो में वो ऐड कर सकते हैं। ओके। और ये जो स्ट्रैटेजी है इनकी, एक इक्विटी फंड से दूसरे राइट। इससे एसडब्ल्यूपी करके बाकी दूसरे इक्विटी फंड में निवेश करना, ये मैंने बहुत कम लोगों को देखा है करते हुए। आई थिंक ये पहला ही केस होगा। कम क्या, मैंने पहले कभी सुना नहीं किसी ने अपने एक इक्विटी फंड से पैसे एब्सोल्युटली, निकाल के। हम्म। सही बात कहा। मैंने भी कभी देखा नहीं है। हमेशा हम वैसे डेट टू इक्विटी में हम कहते करते हैं हैं। कि हाँ। जब, हाँ, मार्केट की वॉलेटिलिटी और अगर मार्केट में इक्विटी में एक्सपोजर बढ़ाना है तो। बट यहाँ पे इक्विटी से इक्विटी करना मुझे भी ये पसंद नहीं आया, ये जो उनका डिसीजन है। हम्म। शायद से डेफिनेटली एक एग्जिट लोड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहिए। अगर वो शायद से कंसर्न ना भी हो तो टैक्सेशन का कंसर्न तो रहता ही है। और एक कैटेगरी जो एक आपकी एक इक्विटी कैटेगरी, ऑलरेडी आपने इक्विटी कैटेगरीज के काफी सारे फंड सिलेक्ट किए हुए हैं, और हम्म। वही एक इक्विटी मेन जो बड़ा अमाउंट है आपका, वहां से वो शिफ्ट करना, वो थोड़ा सा लॉजिकल नहीं होगा। हम्म। आप चाहिए तो आप आपके जो भी पूरी अमाउंट है उसको वहां से निकल कर आप आपके जो बाकी कैटेगरीज उसमें के डाल इक्विटी दीजिए, में हाँ। डाल दीजिए।
ऑलराइट। सो लेकिन ऐसा कुछ ये रिस्क यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं इक्विटी फंड से, एक इक्विटी थीमेटिक फंड से इक्विटी में भी, जो भी इनका कौन से फ्लेक्सी कैप में है या फिर मिड कैप में, राइट स्मॉल कैप में डालना। राइट राइट। आई एम जस्ट ट्राइंग टू थिंक कि इनके पीछे क्या रैशनल, ये नहीं लो क्या सोचा होगा एक निवेशक के तौर पे कि क्यों ऐसा कर रहे हैं ये। आई नीड टू स्पीक टू हिम आई गेस एंड फिगर आउट हिज थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट, एंड देन आई गेट बैक टू यू अगेन विद ऑन दिस। राइट लेकिन अभी के लिए राइट। जितनी जानकारी है उसके हिसाब से ये चीज जो है आई थिंक अवॉइड करें तो बेहतर होगा। ऑलराइट, और जो राइट कॉर्पस चाहते हैं बिल्ड करना उसके बारे में 8 से 10 करोड़। यस। सो कॉर्पस तो डेफिनेटली यहाँ पे बनता नहीं दिख रहा है। हम्म ओवरऑल अगर देखें तो उनको 8 से 10 करोड़ 10 सालों में करना है। ओवरऑल ये पर्टिकुलर जो अमाउंट उन्होंने कही और जो एसआईपी चल रही है उससे वो 1 करोड़ 30 लाख हासिल कर पाएंगे आने वाले 10 सालों में 12% अनुमान से। और हमें पता एक्चुअली ये इन्होंने लिखा नहीं कि कब से निवेश कर रहे हैं, कि अभी तक का कॉर्पस राइट। वैल्यू क्या है। तो अगर आप जब भी, एक सलाह है जो भी सवाल भेजते हैं, कि जब भी आपको ये जानना हो कि अगले 10 या 15 साल में मेरा ये कॉर्पस बनेगा या नहीं, तो ये जरूर लिखें कि निवेश कब से शुरू किया था, अभी की वैल्यू क्या है, कब से किया था वो भी छोड़ दीजिए। आप सिर्फ इतना ही बता देंगे कि मान लो कि इनके केस में यूटीआई फ्लेक्सी कैप है इनके पास, कि इसमें इतनी की एसआईपी चल रही है और अभी तक की वैल्यू इसमें ये है, तो फिर कैलकुलेशन इजी हो जाता है, राइट विवेक? इजी हो जाता है। राइट राइट परफेक्टली सेड। ओके, चलिए अगला सवाल है हिमांशु जी का, राजस्थान से हूँ। मेरी मंथली सेविंग करीब 25,000 रुपए है। मैं 10,000 की एसआईपी करता हूँ 2 फंड्स में, 15,000 लमसम करता हूँ अलग अलग 3 फंड्स में, मतलब 5,000 प्रति फंड। ऐसा इसलिए करता हूँ कि अगर 25,000 की पूरी एसआईपी करूँ और अगर किसी महीने एक्स्ट्रा खर्च आ जाए और 25,000 की सेविंग ना कर पाऊँ तो एसआईपी डिस्टर्ब ना हो। मेरा सवाल है कि एसआईपी की जगह हर महीने उसी राशि को एकमुश्त के रूप में इन्वेस्ट करने पर रिटर्न पर कोई फर्क पड़ता है क्या, और इसके कारण अंत में टैक्स पर भी फर्क पड़ सकता है क्या? आशा है आप मेरा प्रश्न समझ गए होंगे और इसका प्रति उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आई लव दिस हिंदी, कितने प्यार से लिखते हैं। तो आशा है कि आप ये सवाल समझ गए होंगे फिलहाल, और जवाब आपसे उम्मीद। राइट। काफी अच्छी तरीके से उन्होंने अपना क्वेश्चन यहाँ पे पुट अप किया है। हम्म। पहले तो रिटर्न्स की बारे में बात करें, डेफिनेटली रिटर्न्स में फर्क पड़ता है। अच्छा। यस। सिर्फ अगर हम देखें सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो स्ट्रेटेजी है वो आपको रिटर्न ज्यादा दे सकते हैं कंपेयर टू लमसम इन्वेस्टमेंट। ओके। अभी देखिए सिप में क्या होता है कि हम जब सिप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो कभी एसआईपी मार्केट को टाइम नहीं करती है। और हम्म शायद से अगर हम जब लमसम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम कोई पर्टिकुलर डेट को हम उसको कर दे। हम्म राइट। बट बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम साइकोलॉजिकल शायद से मार्केट को टाइम करने को भी सोचे कि अभी तो मार्केट गिरा हुआ है या तो बढ़ा हुआ है, तो हम्म हम ये लमसम डालते हैं। तो हम्म एसआईपी क्या करता है कि वो काफी अच्छी तरीके से आपको डिसिप्लिन देता है वो चीज, वो थिंकिंग प्रोसेस से निकलने में। तो हम्म डेफिनेटली रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो बहुत बार ऐसा होता है कि एसआईपी ने काफी बेटर रिटर्न्स दिए हैं कंपेयर टू लमसम। राइट। हम्म देखिए, और मुझे ऐसा लगता है कि देखो आपको प्लानिंग, यानी उनको प्लानिंग ऐसे करना चाहिए कि अनएक्सपेक्टेड खर्चे आएंगे तो उसका ऑलरेडी एक बकेट बना के रख सकते हैं वो। राइट। वो हम्म। ऐसा सोच रहे हैं कि कोई खर्चे आ गए तो मैं एसआईपी ये इन्वेस्टमेंट नहीं एक कर रोक पाऊंगा। के और उस महीने उसको मैं पूरा कर दूंगा। हाँ, तो उससे अच्छा एक पहले से स्ट्रेटेजी भी बना के रख सकते हैं कि भाई हाँ, शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई इमरजेंसी आ गई, कंटीजेंसी आ गई, तो मेरा एक बकेट ऑलरेडी रेडी है, हम्म उसमें से मैं निकाल के वो खर्चे को पूरा करूंगा। या और देखिए हिमांशु जी का ना एक्चुअली लमसम नहीं जा रहा है, वो कर तो रहे हैं हर महीने ही 5-5 हजार रुपए की, राइट काइंड ऑफ एसआईपी, बट ऑटोमेटिकली नहीं जा रहा है, ये खुद से कर रहे हैं। तो शायद राइट इनके राइट। रिटर्न पे वैसा फर्क ना, और आई डोंट थिंक इज, इनके बात से लग रहा है कि ये मार्केट टाइम करने के लिहाज से नहीं कर रहे हैं, वरना ये लिखते हैं कि नहीं, मैं मार्केट टाइम कर रहा हूँ। सही सही राइट। बात है, बट मैं साइकोलॉजी की पॉइंट ऑफ व्यू से बात साइकोलॉजी, कर रहा हूँ। करेक्ट करेक्ट हाँ, करेक्ट कि बहुत करेक्ट। बार ऐसा होता है कि हम शुरू तो कर देते हैं बट हम्म उसको कितना डिसिप्लिन में रख पाते हैं। या राइट।
तो या वो चीज से मैं आगाह करने की कोशिश कर रहा हूं कि हम्म एसआईपी इन टर्म्स ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, आपका जो कंटिन्यूटी है, आप उल्टा, मैं तो ये भी एक सजेशन दे सकता हूं यहाँ पे कि आप एसआईपी को फिक्स रखिए, और हम्म जब भी आपके पास कुछ ऐसा एडिशनल पैसा बच जाए आपके हम्म खर्चे करने के बाद, उसको आप चाहिए तो ऐड ऑन कर दीजिए। या तो यहाँ पे ऐसी बेसिकली हिमांशु जी दो तीन चीजें आपको देखनी है। एक तो आप जो निवेश कर रहे हैं वो किसी लक्ष्य के लिए कर रहे होंगे, उसके लिए आप एक हम्म। पर्टिकुलर रकम डाल रहे हैं। उसमें अगर आप बीच बीच में रुक जाएंगे और निकाल लेंगे तो शायद उस रकम निकाल तो नहीं रहे, लेकिन आप बीच में रुक गए, किसी महीने खर्चा आ गया तो आपने नहीं हम्म। करा, तो वहां तक वो शॉर्टफॉल वहां देखने को मिल सकता है। और एसआईपी क्योंकि डिसिप्लिन ही आपके अंदर एक लेकर आता है, और अपने आप फोर्स डिसिप्लिन है ये, तो अगर आप पूरे राइट। 25 की एसआईपी कर भी देंगे ना तो फिर आप आगे चलकर मुसीबत आए ना आए आप कंटिन्यू करेंगे, यू विल बी लाइक ऑन द ट्रैक। तीसरी चीज ये है, जैसा कि बताया विरल ने, कि अगर कोई ये डर है कि शॉर्ट टर्म इमरजेंसी, तो एटलीस्ट चलिए ऐसा कुछ महीने तक 20,000 की एसआईपी फिक्स कर दीजिए। आप उसमें से राइट। 5 बचाइए और अगले कुछ महीने उस पैसे को जोड़ के शॉर्ट टर्म इमरजेंसी फंड के नाम से रख दीजिए अपने पास, ताकि आपको ये डर ना रहे कि यार अब कहीं पे कुछ हो जाए, कभी कुछ इमरजेंसी आ जाएगी तो मैं पैसे निकालूंगा। तो ये थोड़ा सा अप्रोच चेंज कीजिए, रिटर्न वगैरह को मत सोचिए ज्यादा इस वक्त पे, लेकिन एक प्लानिंग सही तरीके से कर लीजिए तो आपके लिए भी बेहतर होगा। उतनी चिंता आपको नहीं होगी जितनी अभी पड़ रही है। अ, राइट। और उनका टैक्स के ऊपर सवाल था, और हाँ जी टैक्स में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी टैक्स जी। भी आप एसआईपी कर रहे हो या या ऐसे एक मुश्त करके निवेश कर रहे हो, टैक्स का कोई उसमें ये नहीं पड़ता है, टैक्स जी समान ही है दोनों के लिए। जी। अगला सवाल विवेक सिन्हा और दीपिका कुमार दोनों की तरफ से, कपल है, पुणे में रहते हैं। सबसे हम्म। पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सारे सवालों और जवाबों के लिए। आपके वीडियोस देखकर हमने 3-4 साल पहले निवेश की योजना बनाई और उसे फॉलो कर रहा हूँ, जानकर बहुत खुशी हुई। 65,000 की सिप कर रहा हूँ, करंट वैल्यू है 15 लाख, इक्विटी इन्वेस्टमेंट है 3.5 lakhs। ओके। मेरी बेटी 5 साल की इक्विटी, अच्छा डायरेक्ट इक्विटी की बात कर रहे हैं, मेरी बेटी 5 साल की राइट। होने वाली है नवंबर में। उसकी पढ़ाई और शादी के लिए 1.5 करोड़ की आवश्यकता होगी 15 और 20, क्रमशः 15 और 20 साल में। पोर्टफोलियो में है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कैनरा रोबेको ब्लू चिप, एसबीआई कॉन्ट्रा, एक्सिस मिड प्लस स्मॉल, क्वांट मिड प्लस स्मॉल। मिड एंड स्मॉल दोनों है, 5 के ईच लिखा हुआ है, क्योंकि क्वांट एंड डीएसपी ईएलएसएस दोनों में 5-5 हजार, और मेरे एसेट फैंग 5 हजार। अभी होम लोन नहीं, इसी साल हमने उसे प्री क्लोज कर दी कुछ एफडी और म्यूचुअल फंड को रिडीम करके। फ्लैट की वैल्यू है 60 लाख, मासिक तनख्वाह है 1.5 लाख, उम्र है 40 साल, रिटायरमेंट कॉर्पस जमा करना है 5 करोड़ के आसपास का 15 साल में। मेरी पत्नी के पास भी 60,000 की सिप है, उसकी मार्केट वैल्यू है 45 लाख, उनकी मासिक तनख्वाह है 1 लाख। कृपया अपना मेरा सवाल आप क्यूएनए में सम्मिलित करें और मार्गदर्शन करें। अगेन बहुत प्यारी हिंदी। और निवेश तो अच्छा खासा दिख रहा है इनका, डाइवर्सिफाइड भी है फंड हाउस के हिसाब से भी, हालांकि दो फंड में दोनों में सेम सेम क्यों किया हुआ है, एक्सिस में मिड एंड स्मॉल और क्वांट में मिड एंड स्मॉल, वो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है विरल। राइट। राइट, परफेक्टली सेड। ये दोनों एएमसीज के दोनों फंड लेना, और जनरली ऐसा देखा गया है कि बहुत बार पोर्टफोलियो ओवरलैप होता है। हम्म राइट। हालांकि कैटेगरी अलग अलग है। राइट, तो ये एक ओवरलैपिंग का एक कंसर्न है इसमें। और दूसरी बात, जैसे एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं दूं कि अभी कुछ सालों तक एक्सिस के म्यूचुअल फंड्स के फंड्स परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो हम्म आपके दोनों फंड पे उसकी इफेक्ट आएगी और आपके फंड्स में रिटर्न्स नहीं दिखेगा। जी जी। तो वो भी एक कंसर्न वाला है कि आप एक ही एमसीज के 2-3 फंड सिलेक्ट ना करें आपके हम्म पोर्टफोलियो में। या या तो क्या इसमें से क्या बदलाव की जरूरत है? क्वांट के 3 फंड इनके पास है, इक्विटी लिंक भी है, मिड एंड स्मॉल भी है, और एक्सिस राइट। के भी मिड राइट। एंड स्मॉल है, तो आप उसको कैसे चेंज करने की सलाह देंगे? देखिए, एक्सिस का जो मिड कैप फंड है उसमें से आप निकल जाइए, ठीक है। हम्म आप एक्सिस मिड कैप के बदले आप आई थिंक वाइट ओक का एक मिड कैप फंड है। हम्म राइट, वाइट ओक का मिड कैप फंड आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपके पोर्टफोलियो में। ओके। राइट। आप स्मॉल कैप कॉन्ट में बने रहिए। हम्म राइट। कॉन्ट स्मॉल कैप में आपका जो ईएलएसएस वाला फंड है वो हम्म निकल कर आप डीएसपी का जो ईएलएसएस है उसको कंटिन्यू रखिए। ओके। राइट।
और फिर कैटेगरी वाइज आप लार्ज एंड मिड कैप इंट्रोड्यूस करिए आपके पोर्टफोलियो में। क्वांट मिड लार्ज में कैप, रहना कि नहीं रहना? कौन के मिड कैप में भी नहीं रहना है। अच्छा, तो दोनों कौन के आप मिड कैप, एक्सिस मिड से भी बोल रहे हैं निकलने के लिए, क्वांट मिड से भी निकलना है, और दोनों की हाँ, अमाउंट मिला के वाइट ओक मिड कैप में डालने के लिए कह रहे परफेक्ट परफेक्ट हैं? परफेक्ट। ओके। और आपका फ्लेक्सी कैप है तो लार्ज एंड मिड कैप अगर आपको कैटेगरी इंट्रोड्यूस करनी है तो आप आपके पोर्टफोलियो में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हालांकि उनका ऑलरेडी एक कैनरा ब्लू चिप चल बुक रहा है। है। हाँ हाँ। हाँ, बट मैं मिड कैप का एक्सपोजर हटा रहा हूं, तो लार्ज एंड मिड कैप एक कैटेगरी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं लेकिन एक पोर्टफोलियो बात बताएं, में। फ्लेक्सी कैप में भी लार्ज कैप ठीक ठाक है पराग पारिक में, कैनरा राइट में भी प्योर लार्ज कैप हो गया तो, राइट। और हमने एक मिड कैप उनको ऑलरेडी दे दिया, आपने कहा वाइट ओक मिड कैप ले लो, वाइट ओक का मिड राइट? कैप, राइट मिड कैप राइट भी आ गया, प्योर मिड कैप है अगर वो तो, ओके। राइट। तो फिर एक और लार्ज एंड मिड क्यों ऐड कर, और स्मॉल कैप, अच्छा उसके उस सवाल के पहले दो स्मॉल कैप है, उसमें से क्या सलाह दी है आपने? देखिए स्मॉल कैप, एक स्मॉल कैप रखिए अभी। इसका? एक्सिस का स्मॉल कैप रखने के लिए मैंने कहा अच्छा। शुरू में। ओके राइट। ओके। तो तो स्मॉल, देखिए जनरली कैसा होता है, रिटर्न्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मिड कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से स्मॉल कैप में रिटर्न पोटेंशियलिटी ज्यादा रहती है। राइट। हम्म और मिड कैप में वॉलेटिलिटी आती है, तभी एक पीरियड ऐसा आता है कि जहां पे वो रिटर्न्स नहीं देते हैं। राइट। हम्म तो कॉम्बिनेशन वाइज लार्ज एंड मिड दोनों को रखना पोर्टफोलियो में, तो वो एक कुशन वाला पॉइंट बन जाता है। हालांकि स्टैंड अलोन बेसिस पे उनके पास कैटेगरी वाइज फंड है, बट फिर भी हम्म। एक लार्ज एंड मिड कैप रहने से ओवरऑल जो संतुलन बना रहता है पोर्टफोलियो में वो काफी अच्छा बनता है। ओके ओके ओके। तो ओके, ये हमने इनके पोर्टफोलियो पे राय दे दी, इनके जो गोल्स हैं उसके बारे गोल्स में। हैं, हाँ जी। देखिए गोल्स भी एक काफी इंटरेस्टिंग है वैसे। गोल्स डेफिनेटली अचीव हो जाएंगे, हम्म उनका पोर्टफोलियो और उनके वाइफ का पोर्टफोलियो अगर दोनों को रखे। राइट। हम्म चेंजेस भी डेफिनेटली वो हमने जो सजेस्ट किए वो इम्प्लीमेंट करते हैं। और जो उनका गोल है कि 10 साल में और 15वां साल में दोनों, वो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में उनको बच्चों के एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम्म। खर्चा आराम से निकाल सकते हैं। तो ओके। मैंने कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ये देखा है कि 10वें साल में और 15वें साल में, यानी पहले तो जो 10वां साल है उसमें से ऑलमोस्ट वो 1.5 करोड़ यानी 2 करोड़ जमा कर सकते हैं। वो 2 करोड़ का ओवरऑल पोर्टफोलियो वैल्यू बन जाएगा, तो उसमें से वो 1.5 करोड़ निकाल सकते हैं 10वें साल में। राइट। और फिर जो आगे का, जो उनका एक रिटायरमेंट का भी एक कंसर्न है कि भाई रिटायरमेंट के लिए भी उनको 5 करोड़ करना है। तो ओवरऑल अगर उनका पोर्टफोलियो और उनकी वाइफ का पोर्टफोलियो अगर देखे, तो 15 साल में वो कम से कम 4 करोड़ 30 लाख वो खुद जमा कर सकेंगे अपने पोर्टफोलियो में, और ओके। उनके वाइफ के पोर्टफोलियो में 5 करोड़ 30 लाख जमा कर पाएंगे 15 सालों में, ओ 12% अनुमान से। तो हम्म। ओवरऑल पोर्टफोलियो 9 करोड़ 30 लाख का बन सकता है हम्म। आने वाले 15 सालों में। ओके। बच्चे की पढ़ाई वाला गोल हटाने के बाद, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग? हाँ हाँ, यस, एवरीथिंग एवरी गोल कैन बी अचीव्ड वेरी जी। वेरी वेल इन टर्म्स ओके। ऑफ कंसिडरिंग द इयर्स। चले तो फिर बढ़िया है। का नाम क्या है, विवेक जी और दीपिका जी सही तरीके से निवेश कर रहे हैं। कुछ चेंजेस की जरूरत है जो आपको विरल ने बताए हैं, जरा उस पर गौर कीजिएगा, उसके बाद आप देखें आपको क्या सूट करता है। अगला सवाल संदीप जी का है। 9 फंड है इनके पोर्टफोलियो में, और इसमें वो प्रेफर करते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट करना। नाम आपको हम स्क्रीन पे भी दिखा देंगे, और ये बता भी देते हैं। क्वांट एक्टिव फंड, डीएसपी, क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर, क्वांट फोकस्ड, बंधन स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, क्वांट स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप निफ्टी 250, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड। और इनका कंसर्न बहुत ही यूनिक सा है। 6 मंथ का XIRR है 47.50, एक साल का है हम्म 51.19, 3 साल का है 33.72, और 5 साल का है 33.27, 33.27। हम्म। जानना चाहते हैं कि इज इट अ डिसेंट XIRR, और डू आई नीड टू चेंज पोर्टफोलियो टू अचीव मोर? ये सवाल नहीं आया मेरे पास कभी। मेरे पास ये आया कि इतना रिटर्न आ रहा है, मैं थोड़ा रिडीम कर लूं क्या, प्रॉफिट बुकिंग कर लूं क्या। ये नहीं आया कि ये ठीक, मतलब 33% का अगर 5 साल का है, या 32% का, दैट्स अ वेरी गुड XIRR आई वुड से। मतलब इसमें
हम लोग नॉर्मली कैलकुलेशन करते हैं 12% का लेके गोल के लिए, राइट? राइट राइट राइट। नहीं, यानी रिटर्न्स तो काफी डेफिनेटली अच्छे आए हैं। जी। ओवरऑल अगर हम 5 साल देखें, 10 साल देखें, 20 साल देखें, 30 साल देखें, तो काफी अच्छा ग्रोथ दिया है इंडियन मार्केट्स ने, इंडियन स्टॉक मार्केट्स ने। हम्म। रिटर्न्स डेफिनेटली काफी अच्छे मिले हैं। बट कहने की बात यहाँ पे यही है स्वाति जी, कि आने वाले जो साल है, राइट, हम्म। हमको हमारी रिटर्न एक्सपेक्टेशन जो है वो 12 से 14% के अनुमान से ही चलना चाहिए। हम्म। राइट, हम्म। ये रिटर्न अच्छे हैं, ठीक है, बट डिसेंट रिटर्न की जब बात करते हैं तो डिसेंट रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेक्टेशन 12 से 14% रखनी चाहिए। या और सबसे मजे की बात यह है ना कि आप कितना भी रिटर्न कमा लीजिए, आप 50% भी आपका हो जाएगा ना कोई होगा जो 60% कमा रहा होगा, राइट? या फिर 70% कमा रहा होगा। तो राइट और बेहतर के से बेहतर ये होगा कि आपको जो मिल रहा है, एक तो पहली बात वो बहुत अच्छा है, और दूसरा, क्या ये आपके गोल्स की तरफ लेके जा रहा है सही तरीके से? अगर राइट आप, आई एम 110% श्योर कि हमने 30% रिटर्न के हिसाब से इन्होंने गोल नहीं बनाए होंगे अपने, उन्होंने बनाए होंगे शायद 12% के हिसाब से, या फिर इन्होंने ये काम किया ही नहीं है, इन्होंने कोई गोल नहीं बनाया है, और मैक्सिमम रिटर्न इनकी तमन्ना है। और इसीलिए वो, अब मैक्सिमम की डेफिनेशन तो सबकी अलग अलग हो जाती है। सो आई बिल्कुल। डोंट थिंक कि आप पोर्टफोलियो में बदलाव इसलिए करें क्योंकि आपको इससे और बेहतर रिटर्न चाहिए। पोर्टफोलियो में भी बदलाव की गुंजाइश है, यहां पर भी हमने देखा है कि एक ही फंड हाउस में टू मच ऑफ कंसंट्रेशन, इजंट इट? डेफिनेटली, यानी ऑलमोस्ट आपने क्वांट एएमसीज के 4 फंड्स लेके रखे हैं। हम्म। और अभी के बात करें तो कुछ महीनों में अगर उनके पोर्टफोलियो के रिटर्न्स देखें तो कंपेयर टू अदर म्यूचुअल फंड हाउसेस उनके रिटर्न्स गिरे हुए हैं। तो हम्म। और ये स्वाभाविक है, ये दूसरे कोई एजेंसीज के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो आप रिटर्न्स, आई थिंक उन्होंने ऐसा हम एजम्पशन लगा सकते हैं स्वाति जी, कि उन्होंने जो पोर्टफोलियो बनाया है वो पास्ट रिटर्न्स को देखकर ही बनाया है। और हम्म। पास्ट रिटर्न इज नॉट द फ्यूचर इंडिकेटर। हम्म। राइट, आपको एक्सपेक्टेशन आपको ऐसी सेट रखनी है कि अगर मार्केट नीचे भी जाता है, वॉलेटाइल भी होता है, तो एटलीस्ट क्या वो फंड हाउस आपको वो रिटर्न्स करके दे रहा है कि नहीं दे रहा है। हम्म। राइट, और पास्ट रिटर्न्स, मार्केट अच्छे गए हैं, मार्केट ने अच्छा रिटर्न दिया है, इसके लिए फिर अच्छे रिटर्न्स दिख ही रहे हैं, उसमें हम्म। कोई डाउट ही नहीं है। बट आने वाला जो साल है, आने वाला जो वक्त है, उसमें ये सस्टेनेबल है कि नहीं, वो भी सोचना चाहिए। ऑल राइटी। और एक चीज इसमें ये कहनी है उनको, जी। कि जी। लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो, हम्म। अ, और मार्केट बुल रन है या बैर होगा, नीचे जाएगा, हम्म। वैसे सिनारियोज में अगर वैसे क्वेश्चंस अगर आपको आएंगे तो उसके लिए एसआईपी काफी एक अच्छा मोड है, रादर हम्म। देन कंपेयर टू लमसम। कि भाई मैं मार्केट को ज्यादा देखकर मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, बट मेरी एक स्ट्रेटेजी है, आपने जैसे कहा कि गोल्ड प्लानिंग है, वो हम्म। पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा मेरा निवेश होना चाहिए। ओके। ऑल राइट। चले, अगला सवाल ले। यस। संजय गायकवाड़ जी का, 50 साल उम्र है, लिखा अग्रेसिव स्लैश मॉडरेट इन्वेस्टर। ये हम्म। दोनों ऐसा होता है नहीं, लेकिन चलिए हम आपके लिए मान लेते हैं। 15 साल का राइट। टाइम है, गोल इंक्रीज, और पैसे की पोटली बनाई हुई है क्यूट। और पोर्टफोलियो में है बीआई फोकस्ड इक्विटी फंड 1000 की एसआईपी, कोटक मिड कैप 1000, एसबीआई स्मॉल कैप 500, यूटीआई इंडेक्स निफ्टी 50, लमसम 10,000, मेरे एसेट टैक्स सेवर 30,000 लमसम, कोटक बैलेंस एडवांटेज 20,000 लमसम, बंधन वैल्यू फंड 5,000, कैनरा रुबेको स्मॉल कैप 5,000। करंट पोर्टफोलियो वैल्यू 3.13 लैक्स। क्या 7 साल बाद कोई भी फंड में रिटर्न निगेटिव आने की पॉसिबिलिटी है क्या? हम्म। जवाब है हूं या फिर आप सवाल सुन? नहीं, यानी मैंने सवाल सुन के मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा कि ऐसे भी सोच रहे हैं निवेशक के क्या नेगेटिव रिटर्न्स आ सकते हैं म्यूचुअल फंड में। डेफिनेटली, अगर हम सवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनका पूछना काफी जायज है। जी। बट उसका जो आंसर है वो, उसके लिए मैं कुछ शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे। श्योर श्योर श्योर। अगर हम देखें स्वाति हम्म। जी के, पहले तो उसका आंसर है कि नहीं, आपको 7 इयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके म्यूचुअल फंड में नेगेटिव रिटर्न्स नहीं आ सकते।
राइट। हम्म आप उसकी प्रोबेबिलिटी अगर देखें यहाँ पे, तो हम्म। प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है। जी। आपने देखिए तो 83% टाइम्स आपको पॉजिटिव रिटर्न्स आए हैं, मोर देन 10%। या और 98% ग्रेटर अगर देन आप देखें 7%, हाँ। ग्रेटर देन 7%। और हम्म। नेगेटिव देखें तो 0%। जी जी जी। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है कि जब से यहाँ पे उदाहरण जो एग्जांपल लिया है वो निफ्टी 50 का लिया है। हम्म। अगर आप निफ्टी 50 को भी देखें तो यहाँ पे 0 प्रोबेबिलिटी है कि आपको नेगेटिव रिटर्न्स आएंगे 7 सालों में। राइट। और 5% भी देखेंगे तो 5% वाला भी अगर देखेंगे तो 0.1% है। हम्म सो काफी अच्छी तरीके से मार्केट्स ने रिटर्न्स दिए हैं। जो हम म्यूचुअल फंड की भी अगर बात करें तो जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न की बात करते हैं हमेशा, हम्म वो काफी अच्छी तरीके से म्यूचुअल फंड ने दिया है। तो देखने जाए तो डेफिनेटली आपका जो एक पहला एक एम होना चाहिए कि हाँ मुझे 7 साल तक म्यूचुअल फंड में बने रहना है। तो उसके लिए ये जो सोच है वो काफी अच्छी सोच है। ओके। और रही बात उनके गोल की, तो हम्म। वो 15 सालों में कम से कम 30 लाख का कॉर्पस, 30 लैक्स का कॉर्पस बना पाएंगे, उनकी 2,500 की एसआईपी और 70,000 का जो लमसम है उससे। और करंट पोर्टफोलियो वैल्यू आपने फैक्टर इन कर ली थी उसमें, 3.13 यस, लाख। परफेक्टली। ऑल राइटी। आशीष अग्रवाल जी का सवाल है। लिखा है कि ये हमारा यूट्यूब चैनल बी वेल्दी देखते रहते हैं लगातार, और इनके इन्वेस्टमेंट जर्नी में ये काफ़ी काम आ रहा है, शुक्रिया। 3.5 लाख रुपए इनके पास हैं, जो ये पीपीएफ अकाउंट से पार्शली विथड्रॉ करेंगे, क्योंकि वहाँ रिटर्न कुछ खास नहीं मिल रहा है, 7.1%। और ये चाहते हैं कि ये 12 से 15% रिटर्न मिलना इनको इनको मिले। उम्र है हम्म 34 साल। ऑलरेडी यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स डायरेक्ट ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जहां पर 25% का एक्सआईआरआर शो कर रहा है। मार्केट हमेशा अपने पीक पर ही दिखता है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्या वेट करते करते 2 साल निकाल दिए। बुल रन में भी पैसे कैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बुल रन में पैसे कैसे निवेश करते हैं भाई? अब और दैट्स वही, हमने, मुझे याद है एक मीम देखा था जहां पर वो अ, विवाह मूवी का एक डायलॉग है कि जल पी लीजिए हम्म। थक गए होंगे और चल। समथिंग, तो वहां पे लिखा है कि जल ले लीजिए मार्केट क्रैश का इंतजार करते करते थक गए होंगे। हाँ, और एक मीम बहुत काफी पॉपुलर हुआ था, मिस्टर बीन का है। वो घड़ी देख रहे हैं, सोच रहे हाँ। हैं, टाइम देख रहे हैं, और अलग अलग निफ्टी के लेवल्स ऊपर जा रहे हैं। ओके। या हाँ, बट दैट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन विरल, कि मार्केट क्रैश में तो हम्म। आपको पता है कि जब भी डिप है तो आप खरीद लो, हमेशा बोलते हैं, लेकिन लगातार एक लंबा बुल रन अगर आ जाए और आपके पास लमसम इन्वेस्टमेंट है, तो शुड यू वेट और शुड यू जस्ट आप करते रहे निवेश स्टैगर्ड तरीके से? देखिए, पहले तो हमने पहले भी एक यही शो में थोड़ा सा आंसर देने की कोशिश की कि ये सब, अभी देखिए ये सवाल में भी वो लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में ही पूछ रहे हैं, राइट। हम्म मुझे लगता है डेफिनेटली लमसम इन्वेस्टमेंट, आपको पैसे आते हैं तो आप डेफिनेटली मार्केट में एंट्री करिए, म्यूचुअल फंड में डालिए, हम्म राइट। बट ये जो एसआईपी जो स्ट्रेटेजी होती है ना, ये हम्म जो सोचना है उसको, उसकी जो उनकी उनको जो डाउट ट्रेस करता है ना ये सब चीज, हम्म। वो उसमें से वो एलिमिनेट कर देता है, निकाल देता है। क्यों? या क्योंकि देखिए अगर मार्केट नीचे भी गया, बुरा भी हुआ, तो आपको क्या है, यूनिट्स ज्यादा मिलेंगे, राइट। हम्म। आपका रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलेगा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का तो फायदा डेफिनेटली एसआईपी से मिलता ही है, करेक्ट राइट। करेक्ट। और मार्केट को टाइम करने की जो बात है ना, वो टाइमिंग अगर करते रहे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हम्म। आप देखिए, आप राही देख। एक्चुअली सही बोल रहे हैं, क्योंकि ये कंसर्न उन्होंने एसआईपी को लेकर नहीं किया। उनकी एक फंड में ऑलरेडी एसआईपी चल रही है, यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड में। राइट ही डिड नॉट राइट आस्क क्वेश्चन अबाउट दैट कि वहां पे एसआईपी राइट कंटिन्यू करूं कि नहीं। लेकिन जहां राइट। पे एक लमसम था, यू आर एब्सोल्युटली राइट हियर। या सो डेफिनेटली, बट हाँ, आप एसआईपी करिए, सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी है। और हम्म अगर आप लमसम भी है, उसको हम्म भी स्टैगर्ड वे में, जैसे आपने कहा, उसको भी आप एसटीपी करके भी मार्केट में एसआईपी की जैसे एंट्री ले सकते हैं। तो हम्म फिर आपको ये से
क्वेश्चन नहीं आएगा कि ये बुल रन है कब तक है, क्योंकि उसका आंसर देखने जाए तो किसी के पास भी नहीं है जी, कि ये कि बुल बाजार कब रन गिरेगा। कब भी गिरेगा। या और क्योंकि आप म्यूचुअल फंड में देंगे आशीष जी, तो वहां पर फंड मैनेजर्स अपने हिसाब से मौके ढूंढते रहते हैं, और ऐसे फंड्स भी होते हैं जब बाजार गिरता है तो भी वो ठीक ठाक रिटर्न देते हैं। तो आपको ढूंढने की या आपको बाजार के गिरने की इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वो खुद ही मैनेज कर लेंगे। राइट। और स्वाति जी, इनका जो क्वेश्चन था उसका भी आंसर दे देते हैं कि उनको ये अगर 3.5 लाख डालने हैं, निवेश करना है, तो अभी के मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैंने 4 फंड सिलेक्ट किए हैं। हम्म। अ, पहला 1 लाख जो है वो पीपीएफएस के फ्लेक्सी कैप में वो कर सकते हैं। हम्म। बाकी का जो 1 लाख है वो मल्टी कैप में निवेश कर सकते हैं निपॉन के। हम्म। फिर एक जो एचडीएफसी का फोकस फंड है उसमें वो 1 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम्म। और एक जो 50,000 है वो मल्टी एसेट कैटेगरी है, टाटा का एक मल्टी एसेट फंड है जो हम्म। डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लास में निवेश करता है। हम्म। ऐसे करके वो अपने जो 3.5 लाख है, ये अभी करंट मार्केट में अगर उनको एंट्री करना है, चाहे तो एसटीपी के वे से भी कर सकते हैं, हम्म। और चाहे तो अगर एक मुश्त भी करना है ये फंड में तो वो कर सकते हैं। या बस ध्यान रखिएगा, एसटीपी के लिए आपको उसी फंड हाउस के किसी प्रेफरेबली डेट स्कीम में पैसे डालने होते हैं, और वहां से वो एसटीपी जाता राइट, है। राइट, ये ख्याल राइट। रखिएगा। वक्त हो चुका है, लेकिन एक आखिरी सवाल ले लेते हैं प्रहलाद जी का। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। I have few stocks of single company of current cost of around 30, 13 lakh. I don't see any more growth in this now and want to sell these हम्म। stocks. I don't have any requirement of this fund at least for the next 10 years. मतलब कि अब इनको इस स्टॉक में कोई ग्रोथ की का स्कोप नहीं दिख रहा है, और अब इनको ये पैसे निकालने का मन है, और अगले 10 साल तक इस फंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम्म। हम्म। सो एंड ये निकाल के म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे। इनका सवाल ये नहीं है कि ये कहाँ निवेश करें, सवाल ये है कि लॉजिकली आई एम नॉट बुकिंग एनी प्रॉफिट, एंड एक ही एसेट क्लास के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बेसिकली ये स्विच कर रहे हैं। तो यहाँ टैक्स कैसे बचा सकते हैं? सर एक्चुअली आप प्रॉफिट तो बुक कर रहे हैं, जैसे ही आप निवेश बाहर निकालते हैं अपना, तो आप निकल गए हैं उससे, निवेश से। अब आप भले ही कुछ दिन के बाद जाए, तुरंत जाए, आपने प्रॉफिट तो बुक किया है। तो यहाँ पे टैक्स बचाने का कोई तरीका है क्या वैसे विरल? देखिए, डेफिनेटली पहले तो मैं टैक्स एक्सपर्ट नहीं हूं, बट हम्म। मैंने सुना है, कितना सही कितना गलत आप आपके कोई टैक्स एडवाइजर रहेंगे या टैक्स ओके। चार्टर्ड अकाउंटेंट रहेंगे, आप उनको पूछ सकते हैं। हम्म। एक अगर देखिए, पहले तो उनका प्रॉफिट ही इतना ज्यादा है कि वो बचाने की जो गुंजाइश है वो कम है। बट हम्म। एक तरीका क्या हो सकता है कि जैसे कोई पर्टिकुलर शेयर के कम शेयर उनके पास है, हम्म। उसको वो किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हैं हम्म। एज अ गिफ्ट, उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं। अच्छा। मे बी एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हस्बैंड के केस में है तो वो वाइफ को गिफ्ट कर सकते हैं। हम्म। राइट। और अगर उनकी वाइफ उनकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, या तो वो कोई उन्होंने कभी रिटर्न फाइल किया ही नहीं है, कोई इनकम हम्म। सोर्स ही नहीं है, हम्म। तो कुछ हद तक वो वहां पे टैक्स बचा सकते हैं। ओके। राइट। बट इनके केस में डेफिनेटली काफी बड़ा है, तो उनको कोई मल्टीपल वे में करना पड़ेगा। अगर उनको ट्रांसफर करके वो गिफ्ट दिखाकर वहां पे टैक्स सेव करना है तो वो कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीका है कि गिफ्ट में देकर फैमिली मेंबर्स को आप आपके जो टैक्स की लायबिलिटी है उसको कम कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं ना कि अगर कैपिटल गेन्स भी तो 1,25,000 तक पे फ्री है ना, उस पे तो नहीं लगेगा। आप अगर डेफिनेटली हर साल, अगर हड़बड़ी नहीं है आपको, तो आप हर एक साल साथ एक नहीं लाख निकालना है पच्चीस तो। निकालें, आप उतना निकाल के अपना निवेश करते रहिए हर साल। लेकिन हाँ। वही फिर आपने कहा 13 लाख वैल्यू है, कितना उसमें प्रॉफिट है ये हमें नहीं पता, राइट? राइट। हम्म। प्रॉफिट कितना है? देखिए, क्योंकि उन्होंने काफी 20 सालों से 20 साल करके रखा का। है, तो प्रॉफिट तो हुआ ही होगा फॉर श्योर। और अच्छा एक उनको बात बताएं विरल, यहाँ पे एक सवाल आ रहा है मेरे जहन में। बीच में कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं था, ये 2018 में वापस से लागू हुआ है, राइट? मतलब 2018 यस, में या यस, 16, जो भी यस, उस टाइम के यस। आसपास ही। ग्रैंड हाँ, फैदरिंग का भी एक उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगा यहाँ मिलेगा पे तो। राइट, क्योंकि उन्होंने बहुत राइट, राइट। पहले खरीदा हुआ है तो।
सो आई थिंक राइट किसी राइट। सीए के साथ इनको एक बार कंसल्ट करना पड़ेगा, जो टैक्स एक्सपर्ट के साथ। तो आई विल ट्राई टू फाइंड सम टैक्स एक्सपर्ट, और आपका सवाल एक बार फिर से हम लेने की कोशिश करेंगे प्रहलाद जी। लेकिन वो जो आपने लॉजिक लगाया है ना, वो लॉजिक एक्चुअली काम नहीं करेगा। आप अगर जैसे ही प्रॉफिट निकालेंगे, इक्विटी आप एक ही एसेट क्लास में भले ही स्विच कर राइट। रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग भी होगी अगर आप निवेश से निकलते हैं और किसी और जगह जाते हैं तो। थैंक यू सो मच विरल, आज सवालों के जवाब देने के लिए। और मिलते हैं बहुत ही जल्दी फिर से हम कुछ और सवाल लेके। श्योर, थैंक यू, शुक्रिया। और अगर जवाब आपको अच्छा लगा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में थैंक्स कहेंगे विरल के लिए। और याद रखिए, आप है मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब है बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा आपको, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो सवाल वहां पर भी भेज सकते हैं। एक बार फिर से वक्त देने के लिए शुक्रिया। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।